मेरे पापा को किडनी की बीमारी थी, इसलिए मैंने उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। अस्पताल उसी शहर में था जहां मेरी छोटी बहन का कॉलेज था। मैं अपनी बहन को बुलाने उसके हॉस्टल गई तो चौकीदार ने कहा कि आपकी बहन यहाँ नहीं रहती है। मुझे बहुत चिंता होने लगी क्योंकि मेरी बहन ने तो यही पता दिया था। तो फिर वो कहाँ चली गई? मैं वहां से वापस आ गई और मुझे अस्पताल में पैसा जमा करने थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि डॉक्टर से मदद मांग लूं। ये सोचकर मैं उनके पास चली गई, लेकिन मैंने बिना डोर बेल बजाए दरवाजा खोलने की गलती कर दी और अंदर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि सामने तो मेरी बहन। दोस्तों, आज मुझे पापा को अस्पताल ले जाना था क्योंकि आज उनकी अस्पताल में अपॉइंटमेंट थी। उन्हें किडनी की बीमारी थी जिसके इलाज के लिए हमें हर थोड़े दिनों में शहर जाना पड़ता था। जब मैं अपने पापा को लेकर अस्पताल में पहुंची तो वहां बहुत ही भीड़ थी। मैंने काउंटर पर पापा का नाम लिखवाया और पापा को लाइन में बिठा दिया और उनसे कहा कि आप यहां बैठिए, तब तक मैं हॉस्टल से सुशीला को बुलाकर आती हूँ। कई दिनों से उसे देखा भी नहीं है और अब जब यहाँ आए ही हैं तो उसे भी मिल लेते हैं। वैसे भी उसका कॉलेज अब छूट गया होगा। मेरे पापा कहने लगे, ठीक है, जाओ और जाकर बुला लाओ। तब तक मैं लाइन में बैठा हूँ और वैसे भी हमारा नंबर कम से कम 2 घंटे तक नहीं आने वाला है। सुशीला ने मुझे अपने हॉस्टल का नाम और पता बताया था और उसे शहर आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अभी 2 महीने पहले ही वो पढ़ने के लिए शहर आई थी। मेरे परिवार को सुशीला पर बहुत गर्व था क्योंकि सुशीला हमारे गांव की पहली लड़की थी जो अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आई है। लेकिन आज तक हमारी कभी भी शहर आकर उससे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं सोच रही थी कि जब मैं उसके हॉस्टल पहुंचूंगी तो वो खुशी से मेरे गले लग जाएगी और मुझे अपनी सहेलियों से भी मिलवाएगी और मैं गर्व से उसकी सहेलियों से कहूंगी कि ये मेरी छोटी बहन है और मुझे इस पर बहुत गर्व है जिसने पूरे गांव में हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। सुशीला को देखकर गांव में हर कोई कहता था कि देखो तो इस किसान की बेटी को ना सिर्फ शहर में जाकर पढ़ाई कर रही है बल्कि इसने तो गांव के लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वो शब्द थे जिन्होंने हमारे परिवार की हिम्मत बढ़ा दी थी, वरना पापा की बीमारी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी थी। हमारे पास तो खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वहां सुशीला की पढ़ाई करवाना कैसे मुमकिन था? लेकिन सुशीला को उसकी स्कॉलरशिप की वजह से न केवल कॉलेज में एडमिशन मिला था बल्कि उसे मुफ्त में हॉस्टल में रहने को भी दिया गया था। मैंने रिक्शा लिया और उसके हॉस्टल के गेट के सामने पहुंच गई। मैंने जाकर चौकीदार से कहा कि मैं सुशीला से मिलना चाहती हूँ और वो मेरी छोटी बहन है। ये कहते हुए मेरे कंधे अपने आप ऊपर उठ गए थे। चौकीदार ने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर वो किसी से फोन पर बात करते हुए सुशीला के बारे में पूछने लगा। फोन रखते ही उसने मुझे कहा, मैडम, मुझे यहाँ की हर लड़की के बारे में पता है, कौन कब आती है और कौन कब जाती है। हम यहाँ के हर छात्र पर नजर रखते हैं, लेकिन इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं है। फिर भी आपके कहने पर मैंने यहाँ के वार्डन से पूछ लिया है, लेकिन उनसे भी मुझे यही जानकारी मिली है कि हमारे हॉस्टल में सुशीला नाम की कोई लड़की नहीं है। कुछ देर तक मैं चौकीदार से बहस करती रही, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो लगभग 2 घंटे होने आए थे। मुझे अस्पताल में पापा के पास वापस भी पहुंचना था, इसलिए मैं सुशीला को बिना मिले ही वापस आ गई। मेरे पापा जब सुशीला के बारे में पूछने लगे तो मैंने हॉस्टल के चौकीदार ने जो भी मुझे बताया था वो उनको भी बता दिया। मेरी बात सुनकर पापा भी परेशान हो गए
और मुझसे कहने लगे कि सुशीला को फोन लगाओ। लेकिन संयोग से मेरा फोन में बैलेंस नहीं था, क्योंकि पैसे की इतनी कमी थी कि मोबाइल में बैलेंस कहां से करवाती। मैंने पापा से कहा शायद चौकीदार को ठीक से पता नहीं होगा, वरना सुशीला भला हमें गलत एड्रेस क्यों देगी। हम कभी तो आपका चेकअप करवाते हैं और जल्दी से अपने गांव वापस जाते हैं। ये सब बाद में गांव जाकर देख लेंगे, नहीं तो यही रात हो जाएगी और फिर परेशानी हो जाएगी। माँ और बच्चे हमारा इंतजार करते होंगे और सुशीला से तो मैं घर जाकर बात कर लूंगी। दरअसल हमारा गांव आगरा जिले से काफी दूर के इलाके में था और देर रात वहां के कच्चे इलाकों से गुजरना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अस्पताल से निकलते ही सबसे पहले गांव की सीमा में दाखिल हो जाऊं। जब मेरे पापा की बारी आई तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा कि पापा की किडनी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। उनका शरीर सिर्फ एक ही किडनी पर चल रहा है और अगर उसमें भी इन्फेक्शन हो गया तो फिर मेरे पापा को डायलिसिस करवाना पड़ेगा। ये ऐसे खतरनाक शब्द थे कि जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मैंने अपने मामा जी को भी इसी बीमारी से जूझते देखा था। वो हर कुछ दिनों में अस्पताल आते थे और दर्दनाक स्थिति से गुजरते थे। डायलिसिस यह शब्द सुनने में तो बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी सच्चाई केवल वही जानता है जिस पर यह गुजरती है। मैंने अपने मामा को इस मुसीबत से गुजरते देखा था। इसलिए जब डॉक्टर ने पापा के लिए डायलिसिस का कहा तो उसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि सावधानी बरतकर इस समस्या से बचा जा सकता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती और निश्चित मात्रा से ज्यादा पानी पिया तो फिर समस्या हो जाएगी और फिर आपके पापा को डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयां लिखी और हमें 1 महीने बाद वापस आने का समय दिया और हम वापस अपने गांव चले आए। मैं उस चौकीदार की बातें भूल ही गई थी, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ पापा की बीमारी ही घूम रही थी। शहर आने जाने में काफी पैसे खर्च हो जाते थे और हम लोग बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे। ऐसे में अगर पापा बीमारी के कारण पूरी तरह से बिस्तर पर आ जाएं, तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हम गांव पहुंचे तो रात हो चुकी थी और मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन हमारे लिए बहुत ही परेशान थे। मैंने अपनी माँ को पापा की बीमारी के बारे में नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि पापा को इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए हमें बार बार शहर जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी माँ ने अपने छोटे भाई यानी कि मेरे मामा को इस बीमारी से तड़पते देखा था, इसलिए मैं उन्हें पापा की इस बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। रात को जब मेरे पापा थक कर बिस्तर पर लेटे तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कहने लगे कि अभी तो मुझे मेरी बेटियों की शादी करवानी है, अगर उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब मेरे पापा ने बेटियों का नाम लिया तब मुझे फिर से चौकीदार की बात याद आ गई। मैंने अपने पापा से कहा, पता नहीं चौकीदार ने ऐसा क्यों कहा कि सुशीला इस हॉस्टल में नहीं रहती। मेरे पापा ने कहा चौकीदार को क्या पता, क्योंकि हॉस्टल में तो 100 से भी ज्यादा लड़कियां होती हैं। शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी या फिर वो सुशीला को किसी और नाम से जानता होगा। 2 दिन की ही तो बात है, रविवार को सुशीला खुद यहाँ आने वाली है, तब उसी से पूछ लेना। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मोबाइल में बैलेंस करवा सकूं। इतना कहकर मेरे पापा बिस्तर पर लेट गए और उन्हें तुरंत ही नींद आ गई। वो पूरे दिन से थके हुए थे और उन्होंने दवाइयां भी खाई हुई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरी छोटी बहन सुशीला कहाँ है
और क्या कर रही है। पापा की हालत बहुत खराब थी। उनके साथ 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वो बार बार पानी पीने के लिए तड़प रही थी, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक उन्हें दिन भर में 2 कप से ज्यादा पानी नहीं पीना था। ये कैसी मुसीबत थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। एक 50 साल का व्यक्ति अगर पानी मांग रहा हो और उसे पानी ना दिया जाए तो उसे कैसा महसूस होता होगा, इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता था। मुझे पापा को संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो जिद करके माँ से अपनी हर बात मनवा लिया करते थे। इसलिए उनको संभालने की जिम्मेदारी माँ ने मुझे ही सौंप दी। प्यास के कारण उनके होठ सूख रहे थे और मैं मजबूरी की वजह से उनको पानी भी नहीं दे पा रही थी। और फिर जब रविवार की शाम को सुशीला घर आ गई तो पापा ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब से पापा को ये पता चला था कि सुशीला हॉस्टल में नहीं है, तब से उनको उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। पापा को रोते देखकर सुशीला भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बार बार पूछने लगी कि पापा को क्या हो गया। मजबूर होकर मुझे पापा की बीमारी के बारे में उसे बताना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में वो इकलौती इंसान थी जो कि पढ़ी लिखी थी और शहर में रहकर वो कई चीजों के बारे में भी जानती थी। पापा की बीमारी के बारे में सुनकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तब मैंने सुशीला से कहा, देख छोटी, तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा। यही हमारे पापा की सबसे बड़ी इच्छा है। सिर्फ पापा की ही नहीं, हम सब की भी यही इच्छा है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तब माँ पापा अपने बच्चों की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। माँ और पापा ने सबकी ख्वाहिशों को कुर्बान करके तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, तो बस अब उनके नाम की लाज रख लेना। मेरी बातें सुनकर सुशीला ने सिर झुका लिया और अपने कमरे में चली गई। इस बार भी मैं चौकीदार वाली बात के बारे में तो पूछना ही भूल गई। सुशीला सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई थी और उसे मंगलवार को शहर लौट जाना था। और उस दिन मुझे याद आया कि मैं सुशीला से मिलने हॉस्टल गई थी, लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिली थी। मैंने तुरंत ही सुशीला को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैं तेरे हॉस्टल आई। तब चौकीदार ने मुझे बताया कि तू वहां रहती ही नहीं। मेरी बात सुनकर पहले तो उसका चेहरा फीका पड़ गया और फिर अचानक जोर से हंसने लगी और कहने लगी, दीदी, चौकीदार को मेरे बारे में क्या पता होगा, क्योंकि हॉस्टल में तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। हमारे हॉस्टल वाले नहीं चाहते कि हमारे घर वाले आएं, हमें डिस्टर्ब करें और हमारी पढ़ाई खराब हो, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। और अगर हॉस्टल आने की बजाय आपने मुझे फोन किया होता तो मैं खुद ही आपके पास आ जाती। मैंने उसे बताया कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था और उतने पैसे भी नहीं थे। ये सुनकर उसने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपका मोबाइल बैलेंस करवा दूंगी। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं नहीं चाहती कि ऐसे समय में आपके हाथ खाली हों। इतना कहकर सुशीला ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और बोली, दीदी ये पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। मैंने हैरत से उन पैसों को देखा और फिर सुशीला से पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम तो शहर में पढ़ने गई हो, तो तुम्हारा खर्चा भी हमें ही उठाना चाहिए। तो फिर ये पैसे? सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी जो लड़कियां अच्छे से पढ़ाई करती हैं उन्हें कॉलेज से फंड भी मिलता है, जिससे वो अपनी किताबें और जरूरत की चीजें खरीद सकती हैं। मैं हर परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाती हूँ,
इसलिए मुझे भी कॉलेज से फंड मिलता है और मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सुशीला की बातें सुनकर मुझे अपनी बहन पर और भी गर्व महसूस हुआ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, छोटी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारे पापा की बस एक ही तो इच्छा है कि उनके बच्चों में से कम उनका एक बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मेरी बातें सुनकर सुशीला ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दरअसल अपने समय में मेरे पापा खुद भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें गांव छोड़ने ही नहीं दिया। मेरे पापा मेरे दादा दादी के इकलौते बेटे थे और मेरे दादा दादी ने उनकी मौत से पहले ही घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पापा को सौंप दी थी। इस तरह ना चाहते हुए भी मेरे पापा एक किसान बन गए और बचपन से ही वो खेतों में काम करने लगे थे। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके हाथों में भी कलम और कागज हो। इसलिए अब उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ये सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मेरे पापा हम सबको पढ़ने के लिए शहर भेज पाते। सुशीला पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम पढ़ने के लिए सुशीला को शहर भेजेंगे और जब सुशीला पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो वो अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद कर पाएगी। मेरे पापा ने गांव वालों के खिलाफ जाकर सुशीला को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। उसको पढ़ते देखकर पापा को एक नई जिंदगी मिल गई थी। मेरे पापा सुशीला के रूप में अपने सपने को जीने लगे थे और हम सब भी यही चाहते थे कि सुशीला पढ़ लिख कर आगे बढ़े ताकि उसे और मेरे बाकी छोटे भाई बहन को माँ पापा के जैसा जीवन ना बिताना पड़े। हमारे साथ 2 दिन बिताकर सुशीला वापिस शहर गई। उसके आने से घर में रौनक आ जाती थी और उसके जाते ही घर में फिर से उदासी छा जाती थी। मेरे पापा खुद को मजबूर और बीमार महसूस करने लगे थे और अब तो सेहत की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन भी बढ़ता ही जा रहा था। इस बार मैंने सुशीला को पापा के चेकअप की तारीख पहले ही बता दी थी, इसलिए इस बार जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो सुशीला पहले से ही वहां पे मौजूद थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि शहर आने के बाद भी मेरी बहन का रंग नहीं बदला था। वो पूरी तरह से भारतीय लिबास में तैयार थी और उसने अपना चेहरा भी दुपट्टे से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। मुझे इस बात पर भी गर्व था कि मेरी बहन और लड़कियों की तरह शहर की हवा लगने से बिगड़ नहीं गई थी, बल्कि उसने तो गांव की लड़कियों की तरह खुद को दुपट्टे से ढक रखा था। पापा का चेकअप किया गया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि पापा की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक ट्रीटमेंट की जरूरत है और साथ ही पूरी तरह से आराम की भी जरूरत है। सुशीला ने फिर से मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और कहने लगी, दीदी, पापा का ख्याल रखना। पापा ने भी सुशीला को सलाह दी कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगाए और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ये सुनकर सुशीला के चेहरे पर अजीब सी और उदासी भरी मुस्कान आ गई और उसके बाद हम दोनों बाप बेटी वापस गांव आ गए। अब तो सीधा 1 महीने के बाद ही हमें पापा के चेकअप के लिए शहर जाना था, लेकिन अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि एक रात अचानक ही पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जैसे तैसे करके सुबह तो हुई, लेकिन फिर भी पापा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें लेकर वापिस शहर भागना पड़ा। मैंने सुशीला को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन पिछले 2 दिनों से गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि एक बार जाकर फिर से हॉस्टल में चेक कर ले, सुशीला वहीं मिल जाएगी और अगर लाइट आ गई तो मैं फोन चार्ज करके
खुद ही सुशीला को कॉल कर दूंगी। मैं अपने पापा को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर ने तुरंत ही पापा को एडमिट कर लिया और डायलिसिस के लिए बोल दिया। ये सुनकर मैं बहुत ही डर गई और मैंने अपने पापा को अस्पताल में अकेला छोड़ा और मैं खुद सुशीला को लेने उसके हॉस्टल पहुंच गई, क्योंकि वो हमारा इकलौता सहारा थी। लेकिन जब चौकीदार ने सुशीला का नाम सुना तो फिर से वही बात दोहराई कि इस नाम की कोई लड़की यहां नहीं रहती। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि हमारे पापा बहुत बीमार हैं, भगवान के लिए मेरी बहन को बुला दो, मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगी। लेकिन चौकीदार की जुबान पर तो एक ही बात थी, मैडम आप भगवान के लिए जिद करना छोड़ दें। दरअसल वो कहीं और ही रहती होगी, शायद उसने आपसे झूठ बोला होगा। आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। चौकीदार की बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो तो बहुत ही आज्ञाकारी और शरीफ लड़की है और वो इसी हॉस्टल में रहती है। लेकिन चौकीदार अपनी बात पर अड़ा रहा और मैंने हार मान ली। रोते हुए जब मैं वापस अस्पताल पहुंची तो नर्स ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और कहा कि आपको पहले काउंटर पर पैसा जमा करना होगा, उसके बाद ही आपके पापा का इलाज शुरू हो जाएगा। मैंने नर्स से कहा ये तो सरकारी अस्पताल है, तो फिर पैसे क्यों जमा करने होंगे। मेरी बात सुनकर नर्स ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगी, माना कि यह सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ फ्री नहीं मिलता, कुछ पैसे तो आपको जमा कराने ही पड़ेंगे। यहाँ आपको आधे पैसे से मुफ्त में इलाज मिलेगा, लेकिन बाकी के आधे पैसे आपको खुद ही जमा करने होंगे। ये सुनकर तो जैसे मेरे सिर पर से आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं था। सुशीला ने जो पैसे मुझे दिए थे वो तो मैंने पापा को एम्बुलेंस में शहर लाने में ही खर्च कर दिए थे। अब तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं था जिसे मैं अस्पताल के काउंटर पर जमा कर पाती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगूं तो शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे, क्योंकि मैं काफी समय से एक ही डॉक्टर से पापा का इलाज करवा रही थी। कई बार मेरी उनसे बात भी हुई थी और वो हमारे घर के हालातों के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। यही सोचते हुए मैं डॉक्टर के कैबिन तक पहुंच गई, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना डोर बेल बजाए दरवाजा खोलने की गलती कर दी थी और अंदर का दृश्य देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं जोर से चीख पड़ी और मेरी बहन ने मुझे देख लिया। सुशीला डॉक्टर के कमरे में अकेली मौजूद थी, जो मेरी नजरों में बिल्कुल ही गलत था। मैं जब अपनी बहन को बहुत गुस्से भरी नजरों में देख रही थी तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही उसकी तरफ आगे बढ़ी और जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और उससे पूछा कि ये सब क्या है। तब वो रोने लगी और कहने लगी, दीदी आप पहले मेरी बात सुन लो, फिर कोई फैसला लेना। लेकिन मेरा दिल टूट गया था। पापा ने अपनी बेटी को शहर में इसलिए पढ़ने भेजा था क्योंकि उन्हें सुशीला पर बहुत ही भरोसा था। पूरे गांव में मेरे पापा कंधे उठाकर घूमते थे कि उनकी बेटी शहर में पढ़ने गई है, लेकिन यहाँ आकर वो ऐसा काम करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पिछली बार जब मैंने उसे दुपट्टे में देखा था तो मुझे अपने माँ बाप की परवरिश पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन आज उसे ये सब करते देखकर
मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। सुशीला ने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, दीदी, मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया है। मुझे स्कॉलरशिप पर शहर में पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी स्कॉलरशिप केवल 25% की ही थी, और वो भी कुछ समय के बाद मुझे छीनकर कुछ सिफारिश वाली लड़कियों को दे दी गई थी। मुझे अपने कॉलेज की फीस खुद ही भरनी थी, और हॉस्टल में रहने के लिए जो किराया देना था वो भी बहुत ही ज्यादा था। हॉस्टल का माहौल भी बहुत ही खराब था, क्योंकि वहां की लड़कियां बहुत ही अलग थी और गलत कामों में भी शामिल थी। मेरे लिए वहां रहना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़कर गांव वापस चली जाऊं। और यही सोचकर मैं गांव वापस भी आ गई थी। लेकिन वहां आकर मैंने देखा कि आप लोग मेरे शहर में पढ़ने की वजह से पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। सभी लोग मेरा बहुत सम्मान करते थे, और कुछ गांव वाले तो इस बात से भी खुश थे कि मैं गांव की पहली लड़की थी जो शहर में पढ़ रही थी। वो सब अपनी बेटियों को भी मेरी तरह पढ़ाना चाहते थे। अगर ऐसे में मैं उन्हें ये बता देती कि मैं शहर के माहौल से हार कर गांव वापस आ गई हूं, तो शायद गांव वालों की उम्मीदें टूट जाती। मुझे कॉलेज की फीस और हॉस्टल का किराया खुद ही भरना था, इसलिए मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही था। अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी और हाथ में कोई डिग्री भी नहीं थी, इसलिए मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन मेरी कॉलेज की एक सहेली की मदद से मुझे इस काम में कोई शर्म नहीं आती, और मैं यहाँ डॉक्टरों के कमरे की सफाई करने लगी। यहाँ अस्पताल में मुझे मेरे काम के इतने पैसे तो मिल ही जाते हैं जिससे मेरी कॉलेज की फीस निकल आती है, और मुझे रहने के लिए यहाँ नर्सिंग हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सब कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि आप लोग मुझे शहर में नौकरी करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया ताकि मेरी वजह से पापा के और आप सबके सपने टूट ना जाएं। और आप सबके आशीर्वाद से मैं जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ सकूं। मैं अपनी बहन की बात सुनकर खून के आंसू रोने लगी थी, क्योंकि उसने अस्पताल में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। और एक मैं थी जो उसे डॉक्टर के कमरे की सफाई करते हुए देखकर उसे गलत समझ बैठी थी। वो मुझसे कहने लगी, दीदी, अस्पताल में आने वाले मरीज के परिवार वाले भी मुझे अक्सर कुछ पैसे बख्शिश के तौर पर दे देते हैं, और वही पैसे मैं पापा के इलाज के लिए आपके हाथ में रख देती थी। दीदी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन ये काम भी मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आज मैं अस्पताल में सफाई का काम कर रही हूँ, तो कल मैं पढ़ लिख कर यहाँ की डॉक्टर भी बन सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे गांव वापस जाना होगा, और फिर मैं भी गांव की बाकी लड़कियों की तरह अनपढ़ बनकर रह जाऊंगी। उसके बाद सुशीला ने डॉक्टर से कहा कि मेरे पापा इसी अस्पताल में एडमिट हैं, और वो इनके इलाज में उनकी मदद चाहती है। मैं पापा के डायलिसिस के पक्ष में नहीं थी, लेकिन कुदरत की शायद यही मंजूर था कि डॉक्टर ने पापा की डायलिसिस की ट्रीटमेंट शुरू कर दी, और सुशीला ने अस्पताल में अपनी नौकरी भी जारी रखी और साथ ही पढ़ाई भी करती रही। पापा को जब ये सब पता चला, उनको अपनी बेटी पर पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस होने लगा, जिसने हमारा सिर झुकने नहीं दिया, बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर बेटी चाहे तो अपने माँ बाप के लिए बेटे से भी बढ़कर औलाद साबित हो सकती है।
फिलहाल तो सुशीला शहर में खुद नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। हम सुशीला के माध्यम से गांव के हर शख्स को यही बताना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त आने पर एक लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, ताकि गांव के लोग बेटियों के जन्म को बोझ ना समझें। सुशीला ने मुझे वो कमरा भी दिखाया जो अस्पताल वालों ने उसे रहने के लिए दिया था। नर्सिंग हॉस्टल का वो छोटा सा कमरा बहुत साफ था और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा था। सुशीला कह रही थी कि यहाँ रहते रहते वो धीरे धीरे नर्सिंग का काम भी सीख लेगी और इस तरह वो नर्सिंग के काम में भी माहिर हो जाएगी। उसने ये भी वादा किया कि वो अपने छोटे भाई बहन को भी शहर में पढ़ने के लिए बुला लेगी और पापा के इलाज का खर्चा भी अपने पैसों से उठाने की कोशिश करेगी। सुशीला की बातें सुनकर मैंने उसे गले लगा लिया और सोचने लगी कि अगर सुशीला जैसी बेटी हर घर में पैदा हो जाए तो लोग बेटों की पैदाइश के लिए मन्नतें नहीं रखना बंद कर देंगे और बेटियों को दिल से अपना लेंगे और अपनी बेटियों की शिक्षा और पालन पोषण भी और भी ज्यादा ध्यान देंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुशीला ने जो किया वो सही है, या अस्पताल में साफ सफाई का काम करके उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, या फिर वही जीवन जीना चाहिए जो गांव की अन्य लड़कियां जी रही थी? सच में क्या हॉस्टल का जीवन इतना कठिन होता है? ज्यादातर हॉस्टल का माहौल क्या सच में इतना खराब होता है? आज भी क्या स्कॉलरशिप सिर्फ पैसे वालों को ही दी जाती है? क्या सुशीला जैसी मेहनती लड़कियों को आज भी उनका हक नहीं मिल पाता? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हर उस मरीज के लिए प्रार्थना भी करें जो डायलिसिस जैसी कठिन बीमारियों से जूझ रहा है और पानी भी नहीं पी पा रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।